हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर्स तक हम लोग बात कर चुके हैं पहली यूरोपियन पावर जो कि हिंदुस्तान में जिसने अपनी नींव रखी, कदम रखा, डेरा जमाया और कैसे करके भारत की बड़ी सारी टेरिटरीज को, एरियाज को अपना पोजीशन बना लिया। इसी लाइन में, इसी दिशा में, बिल्कुल सेम रूट को फॉलो करते हुए, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरी यूरोपियन पावर जो हमें आधुनिक भारत के इतिहास में देखने को मिलती है, दे वर द डच। ये डच क्या होता है? डच कौन सी कंट्री होती है? डेनमार्क। डेनमार्क है कि नीदरलैंड्स? वो डैनिश होते हैं। ठीक है, हाँ, चाचा का लड़का है। ठीक है। डच फॉलोड द पोर्चुगीज इन टू इंडिया इन 1602। 1602 कंपनी का नाम था जो आई वहां से, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, इसको बनाया गया वहां के व्यापारियों ने। इनको वहां की सरकार से सैंक्शन मिल गया कि तुम ईस्ट इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हो। ईस्ट इंडिया का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं होता। ये लोग जनरली इंडिया और उसके अफ्रीका के बाद के सारे हिस्से को ना उस टाइम पर ईस्ट इंडिया बोलते थे। इसलिए आप कभी कभार एक टर्म भी सुनोगे हिस्ट्री की बुक में, ईस्ट इंडीज, जो कि ऑफिशियली अनऑफिशियली ना इन्हीं हिस्सों के लिए यूज होता था विच आर रिलेटेड टू इंडिया। मतलब गलत वे में, वो ठीक भी नहीं थे लेकिन गलत वे में यूज होता था। आज के हिसाब से जैसे हम ईस्ट इंडीज को समझते हैं तो हम ऐसे कोई फ्रेज से वाकिफ नहीं रखते हैं, मतलब नहीं रखते हैं। तो आफ्टर द अराइवल इन इंडिया, डच ने फर्स्ट फैक्ट्री फाउंड करी एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसको आप सबको याद होगा, चोला चेरास पांड्यास के टाइम में मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। 1605 में इन्होंने, पोर्चुगीज के पास एक टेरिटरी थी एम्बोइना, उसको कैप्चर कर लिया, पोर्चुगीज से छीन लिया इन 1605। और इन्होंने अपनी स्पाइस आइलैंड में, स्पाइस आइलैंड कहां पर है अगर आप जानते होगे तो? नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में है। आप लोगों को बताना है कि कहां पर है ये, कौन सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, और ये एम्बोइना जगह कौन सी है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। दो तीन होमवर्क हो गए आपको नेम से रिलेटेड। एक तो आप चौल बताना है, आपको बेसिन बताना है, सेलसेट बताना है, स्पाइस आइलैंड बताना है और एम्बोइना बताना है। इन्होंने उसके बाद नागपट्टनम को कैप्चर करा मद्रास के पास पोर्चुगीज से, और इस जगह को इन्होंने, नागपट्टनम को, अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया कि दक्षिण भारत में अगर हमारा बोलबाला कोई रहेगा ना तो ये जगह उसका सिंबोलिज्म है। शुरू शुरू में जब ये आए, इन्होंने पुलिकैट को अपना हेडक्वार्टर बनाया और बाद में इसको, लेकिन 1690 में इसको शिफ्ट कर दिया टू नागपट्टनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कमोडिटीज जो कि डच लोग ट्रेड करते थे, ये वाली डिबेट रिजॉल्व हो गई ना बंगालन जी? डच कौन से थे, कौन सी कंट्री से? नीदरलैंड्स, ठीक है। तो वो क्या था, सामान क्या क्या था? एक सिल्क, कॉटन, इंडिगो, चावल और ओपियम, ठीक है, मयूर का फेवरेट। इन्होंने उसके बाद मोनोपलाइज कर दिया। मोनोपलाइज मतलब कि सिर्फ हमारा ही व्यापार अलाउ रहेगा इस पर्टिकुलर चीज में। कौन सी चीज? काली मिर्च और दूसरे कुछ मसाले। मोनोपलाइज, मोनोपलाइज का मतलब आई थिंक आप लेक्चर 1 से मेरे नितिन सिंघानिया से जानते हो कि चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 जो है उसका मोनोपोली मार्केट है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज जो इंडिया में इन्होंने स्टैब्लिश करी, देवर देवर लोकेटेड एट पुलिकैट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम, बालासोर एंड कोचिन। अब देख लेते हैं डच के मैप को। ये देखो, यहाँ पर आपको, यहाँ पर नहीं, सॉरी गलत आ गया, ये नीचे डच, पिंक कलर वाले, ये देखो, चिंसूरा, पुलिकैट, नागपट्टनम। अगेन टेक्स्ट में आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर आपको कम दे रखे हैं। अपने हिसाब से आप चाहो तो मार्क करके रफली दिखा सकते हो। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत हो जाया करो कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपने ये एक
साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया बनाया। तो अब एकदम से ये नहीं, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर कुछ मार्क करके अगर गलती से फॉर एग्जांपल आपने पुलिकैट बोल दिया, उसको ठीक रहने दो, कोई बात नहीं, उसको ठीक रहने दो। अब ये नहीं कि आप ऐसा पूरा का पूरा डायग्राम को काट दो सिर्फ एक डॉट के लिए वो करके। प्रिसाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब इतना पता होना चाहिए कि पुलिकैट दिल्ली में तो नहीं हो सकता कि आप ये मैप यहाँ बना रहे हो, ठीक है, और पुलिकैट मार्क करके आ रहे हो यहाँ। मतलब अपने आप को थोड़ा सा ऐसा दिखा दो कि हाँ ठीक है, मुझे एक रफली आइडिया है, बेवकूफ़ नहीं दिखाना है बस हमें वहाँ पर। और अगर हमें लग रहा है कि हमें नहीं याद आ रहा तो मत बना कराओ फिर, क्योंकि सही लिखने के क्या पता चला नंबर ना मिले, लेकिन गलत लिखने के पता चला नंबर कट जाए, ठीक है। उसके बाद इनको जो इस टाइम पर चैलेंज कर रही थी ना, ब्रिटिशर्स यहाँ पर पहुंच चुके थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनके साथ राइवलरी में डच लोगों के साथ बिल्कुल बरकरार थी। पोर्चुगीज के साथ भी, डच के साथ भी 17वीं शताब्दी में। इन 1623 डच ने क्या करा, बहुत बेरहमी से 10 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स को मार दिया और 9 जैपनीज को मार दिया। अब आप समझ गए होंगे, इसका आपको हिंट मिल गई होगी। जैपनीज मतलब जावा के लोग, और जावा आइलैंड कौन सी कंट्री में है? इंडोनेशिया। तो एम्बोयना कहां पर होगा? इंडोनेशिया, ठीक है। तो एक होमवर्क तो यही हो गया, बाकी लेकिन करके देना। ये जो इंसिडेंट है, इसने राइवलरी एक्सलेट कर दी इन दोनों के बीच में, डच के बीच में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। हुआ क्या, फाइनली जो फाइनल कोलैप्स आता है डच का, वो आता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। ये लोग हारे इन बैटल ऑफ बेदारा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ना, हम जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी गलती भी नहीं होती, एनसीईआरटी जनरली हमें क्या बताती है, कौन से वॉरेन हेस्टिंग, कौन से लॉर्ड के बाद, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद, रॉबर्ट क्लाइव के बाद, किसके बाद, कौन से गवर्नर के बाद, गवर्नर जनरल के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड जताया, बोलबाला अपना बनाया, जड़ें अपनी गहरी करी। यही जनरली होता है हमारे सामने। लेकिन चैलेंज सिर्फ लोकल रूलर से हमें नहीं थे, इनको पहले जो ऑलरेडी यहां पर अन्य व्यापारियां जो कंपनियां थी, ट्रेडिंग कंपनियां जो थी, उनको भी तो हटाना था। तो आप क्या कह सकते हो कि इंग्लिश ने अपना फुट होल्ड जो सेटअप करा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने, वो कौन से बैटल से करा? टर्निंग पॉइंट कौन सा था इनके जीवन में? हाँ, बैटल ऑफ बेदारा। और आपको ये बताना कि बेदारा है कहां पर, पक्का? क्या बात है, बंगाल से बेटर तो कोई जा नहीं सकता फिर तो, बंगाल की जगह ना, जगह जगह घूम के मछलियाँ खाई हैं शाम को। डच ने अपनी सेटलमेंट्स लूज कर दी 1 by 1 टू द इंग्लिश, और कंप्लीटली डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाइप आउट हो गई बाय द ईयर 1795। अब अलग से हाईलाइट तो करेंगे तमिलनाडु की एनसीईआरटी, तो मतलब डच के बारे में पूरी बातें बताने के बाद कहते हैं इधर आओ इधर आओ इधर आओ, खत्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या कर रहे थे ये भी सुन जाओ, हमारे स्टेट में तमिलनाडु में। तो जान लेते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन कभी काम ही आ जाए, और एक काम आ भी जाएगा। पोर्चुगीज जो थे, जिन्होंने अपना एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करा था ओवर पुलिकैट सिंस 1502, उनको डच ने फेंक दिया था। हमने ये पढ़ा भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंटेक्स्ट में। पुलिकैट में हुआ क्या, डच ने ना अपना एक फोर्ट बिल्ड करा, उसको बोला जाता है गैल्डेरिया फोर्ट या गैल्ड्रिया फोर्ट, 1613 में। ये एक बार के लिए ना सिंबोलिज्म था, गद्दी थी, पावर थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ओके। यानी कि अगर आपको कोई बोले गैल्ड्रिया फोर्ट पुलिकैट में किसने बिल्ड करा, कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? डच। उनकी सिंबोलिज्म था, उनका पावर था ये, ठीक है, पावर सेंटर था। डच ने इसके अलावा बड़ी सारी अपनी सेटलमेंट्स जो थी वो भी बनाई पुलिकैट में 1610 में। इनके द्वारा डायमंड्स एक्सपोर्ट करे जाते थे टू द वेस्टर्न कंट्रीज। जो डच कॉलोनियल फोर्ट्स जो पोजीशंस थे वो कौन कौन से थे? एक नागपट्टिनम, पुन्नकायल, पोर्टो नोवो। इसके बारे में याद रखना है, इसके बारे में बड़े स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आता रहता है, इस नाम के बारे में, पोर्टो नोवो। इसके याद रखना कि दिस नेम इज एसोसिएटेड विद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी सेटलमेंट थी। उसके अलावा कुदलूर और देवनामपट्टिनम। यानी कि हमें अगर ये, भले ही ये तमिलनाडु की एनसीईआरटी अगर हमें ये बोल रही कि डच इन तमिलनाडु, अब ऐसे तो आप कहोगे कि और भी थे, कोई बात नहीं। अगर कल को इनकी सेटलमेंट्स के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए
हो सकता है वो ऊपर जितने भी अभी हमने इनको पढ़ा, इनके साथ साथ कोई 2 ऑप्शन यहाँ से बने, 4 ऑप्शन का क्वेश्चन हो और 2 ऑप्शन यहाँ से उठा लिए जाए। हमें पता होना चाहिए इनकी लिस्ट, हमें इनके फोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमने जैसे इंट्रोडक्शन में देखा था चैप्टर में, बड़े सारे जो आपको फोर्ट गिवन है, सेंट ये वाला फोर्ट, सेंट वो वाला फोर्ट, ये हमने यहाँ पर देखा था। अगर मैं आपको रिकॉल कर पाऊँ, वेट अ मिनट, ये सेंट लुई फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट, सेंट डेविड फोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये कौन सा फोर्ट कौन सी पावर ने, यानी कि किसने, पोर्चुगीज ने, फ्रेंच ने, डच ने, डेनिश ने, इंग्लिश ने, किसने करवाया। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मार्क्स भी तो फिर 2 मिल रहे हैं ना उसके लिए। और 2 नंबर उससे पूछो उसकी अहमियत क्या होती है, जिसका प्रीलिम्स 1 नंबर से रुक जाता है। ठीक है, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। तो हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की। 31 दिसंबर 1600 में, देखो लक्ष्मीकांत मेंशन करती है ना इन 1600। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक के बियॉन्ड जाकर हमें एक चीज़ यहाँ पर और देखने को मिल गई। न्यू ईयर मनाने भेजा था एलिजाबेथ ने चार्टर देकर। ठीक है, 31 दिसंबर 1600। एलिजाबेथ जो क्वीन थी इंग्लैंड की। अच्छा ये मत सोचना, ये पता है ना रागनी अभी तक नहीं जी रही थी। ठीक है, ये एलिजाबेथ 1 है, अभी जो मरी है वो 2 है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना है ना शाइनी कि 2022 तक जी रही थी। ओके, ये तो भीष्म पितामह की बेटी थोड़ी ना थी। तो इसको ये चार्टर देती है, टू द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज। अब ध्यान से सुनो, याद है लक्ष्मीकांत में डिस्कशन में आप लोगों को बता चुका हूँ, एक 25, 24, 30 लोगों का ग्रुप था, एक प्राइवेट कंपनी थी। वो ये कहते थे हमें एक बारी जाने को अलाउ करो बाहर से, हम पक्का आपको मालकिन पैसा पहुंचवाएंगे। ये थी वो कंपनी का नाम था मर्चेंट्स ऑफ लंदन। क्या परमिशन इनको मिली, इस कंपनी के गवर्नर को, जो भी इनका चीफ होगा, बिजनेसमैन होगा, कुछ भी होगा, मतलब मान लो कंपनी का नाम था मर्चेंट्स ऑफ लंदन, कि तुम ना ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड करो। और अभी मैंने आपको बताया जिसके ईस्ट इंडीज एक ऑफिशियल अनऑफिशियल टर्म है, प्रॉपर नहीं है। क्या ईस्ट इंडीज कुछ जगह है क्या, कोई बताओ, है ना, वैसे ही बोला जाता है। यानी कि ये लोग, जैसा कि ये चैप्टर जो हमें बताता है, इंसाफ करता है इसका, ये वाली फोटो, कि ये यहां से चलेंगे, जो भी ईस्ट साइड में जो जगह होगी वो इनके लिए ईस्ट इंडीज, और प्रॉपर इनको जाना था इंडिया की साइड ही वैसे तो। ये जो कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था, मर्चेंट्स ऑफ लंदन। इसको ऐड कर लेना आप अपने लक्ष्मीकांत में अगर चाहो तो। ठीक है, उधर और ज़्यादा मतलब आपको अच्छे से पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो होगा, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एलिजा एम्फी का नाम ऐड कर लेना। हमने दीवान सदर अदालत और ये फौजदारी अदालत, ये सब जो पढ़े थे हमने, ये ऐड कर लेना वहाँ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें एसोसिएटेड है वहाँ पर, है ना। तो जब द कंपनी वॉज हेडेड बाय गवर्नर एंड अ कोर्ट ऑफ 24 डायरेक्टर्स, 24 लोगों के साथ थी। ठीक है, मैंने वही कहा था आपको कि 24-25 लोग थे, कोर्ट ऑफ 24 डायरेक्टर्स। अब सबसे पहले कौन आता है और किससे मिलता है, उस टाइम पर भारत के अंदर मुगल शासकों का शासन चल रहा था, और सुल्तान थे उस टाइम पर हिंदुस्तान का जहांगीर। जहांगीर के कोर्ट में आता है सबसे पहले अंग्रेजों की साइड से कैप्टन हॉकिंस 1608 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ ट्रेडिंग कंसेशंस मांग रहे हैं। जहांगीर दयालु आदमी, और कैप्टन हॉकिंस जो है वो सक्सेसफुली परमिशन मांग लेता है कि क्या हम अपना बसेरा बना सकते हैं सूरत में, गुजरात में। जहांगीर इस चीज के लिए परमिशन दे देता है। परमिशन देने के कुछ हफ्ते ही बीतते हैं, यहां पर ऑलरेडी भारत में पोर्चुगीज का बोलबाला होता है। पोर्चुगीज जहांगीर पे प्रेशर बनाते हैं, दबदबा बनाते हैं, और जहांगीर एक फरमान पहुंचवाता है कैप्टन हॉकिंस और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लिए सूरत में, कि योर लाइसेंस या परमिशन इज कैंसिल्ड। अब यहां पर क्वीन ने ये देखा, क्वीन को भी मतलब नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज की डिबेट थी, समझ रहे हो, कि परमिशन लेगा कौन। यानी कि
ऐसा मानो ये शुक्ला जी की बेटी खड़ी हुई है बालकनी में, बड़ी सुंदर, एक्सट्रीमली हॉट, हर किसी की चाहत है, ये हर किसी की फैंटेसी है। लौंडों के बीच में, गली के लौंडे लपाड़ों के बीच में सबसे पहले शर्त शर्त ही इस बात की लगी हुई है, इसका बीएफ बनेगा कौन। सबसे पहले तो बात ही इसी बात की है। और इसके नखरे और तेवर इतने कि पहले हाँ बोलती है फिर ना कर देती है, या किसी किसी को डायरेक्टली ना बोल देती है, मजाक उड़ा देती है। तो इसको जो पटाएगा वो नजरों में आएगा, उसका नाम होगा कैप्टन हॉकिंस। ले तो पाया परमिशन, लेकिन वही 1.5 हफ्ते वाला निब्बा कि एक टाइटल मिल गया कि सुंदर बंदी का मैं कभी बंदा था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। 1612 में क्या होता है, इंग्लिश कैप्टन थॉमस बेस्ट, इसने कहा तुम भड़काते हो ना हरामजादो जहांगीर को और ये पूरे के पूरे मुगल एम्परर्स को। इसने पोर्चुगीज को हरा दिया एक नेवल बैटल में, जो कि सूरत के पास लड़ा गया। इनको सूरत पे ही कब्जा करना था वहीं पर, और पोर्चुगीज वहां पर हावी थे। अब ये देखते हुए मुगल एम्परर ने पेश करा थॉमस बेस्ट को जहांगीर ने अपने कोर्ट में, इधर आ, किससे पूछ के तुमने इन पे आक्रमण करा, और वो भी मेरे देश में, यहां का सुल्तान मैं हूं। तो उन्होंने बोला सर जी ट्रेलर देखा आपने, आपने इन व्यापारियों के भेष में बुजदिल पाल रखे थे, हार गए। और ऐसे वैसे भी ये एमसीबीसी नहीं है, प्रचंड लेवल के हैं ये। जहांगीर बोला साफ साफ बताओ बोलना क्या चाहते हो। इन्होंने बोला सर इनकी कीमत बताना जरा, कितना पहुंचवा रहे थे आप तक ये हर महीने का, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर टेबल के नीचे से या ऊपर से। जहांगीर ने बताया फलानी फलानी रकम। इन्होंने कहा हम आपको डबल देंगे। आप परमिशन तो देकर देखो, गुजरात की हवाओं में भी पैसा है और हमने इस पैसे को सूंघ लिया है। आपको तो पैसे से मतलब ना, और आपको हम जानते हैं, आपकी आंखें देखकर समझ गए थे सुल्तान, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम जानते हैं ना आपको पोर्चुगीज से प्यार ना हमसे प्यार, आपको तो सिर्फ बड़े से बड़ा शेयर चाहिए। जाने दो ना सर, इनको देते हैं हाँ आपको डबल, और बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं ला कर देंगे ब्रिटेन से। मजे करना, वाइन पी पी के नचाना उनको, लैला में लैला डांस करेंगी रोज रात को आपके लिए। जहांगीर डबल खुश, अनारकली को भूल गया। तो मुगल एम्परर जहांगीर, इसने परमिशन दे दी इंग्लिश को, जाओ तुम अपनी फैक्ट्री बना लो 1613 में सूरत में। और ये जब फैक्ट्री बनी तो इनिशियली यही इनका हेडक्वार्टर बन गया वेस्टर्न इंडिया में। क्या क्वेश्चन मेरे को यहां से देखने को मिला कि सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्टैब्लिश हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, सूरत में। कौन करवा पाया इसको, कैप्टन हॉकिंस के थॉमस बेस्ट। किसको हराकर हुई सूरत पर, इससे पहले किसका कंट्रोल था, पोर्चुगीज का। तो इससे एक क्वेश्चन और निकल सकता है क्या शाइनी, कि जब पोर्चुगीज इंडिया आए थे तब उनके कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे। और क्या एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि जब हमने प्रीवियस देखा कि जब पोर्चुगीज थे तब डच भी थे, और तब ये भी कह सकते हो कि हमें क्या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों साइमल्टेनियसली तीनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मैं यही इसी लेवल तक पहुंचाना चाह रहा था एनालिसिस, क्या कि ये तीनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। पोर्चुगीज की भिड़प क्योंकि हम देखते हैं अभी डच के साथ हुई, और ब्रिटिशर्स की भिड़प पोर्चुगीज के साथ हो रही है। तो क्या एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी नहीं हुए ये इंडिया में, मतलब ये कंपनीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बताओ। लेकिन इनमें से सबसे पहले कौन आया, पोर्चुगीज, ठीक है। उसके बाद एक और कैप्टन आता है इनका, ये याद रखना है, गवर्नर अभी बनकर नहीं आ रहे हैं कहीं आप इनको ऐसा समझ लो कि रॉबर्ट क्लाइव वगैरह, ये सिर्फ क्वीन से परमिशन लेकर आए हैं
और ये जो इनकी कंपनी है ना ब्रिटेन की, जिसका नाम है मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ये पहले ये बोल रहे हैं, ये 24 डायरेक्टर, हम तुम लोगों पे पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, और तुम लोग पहले जाकर परमिशन मांगो, तो पता तो लगाओ कि है कैसा, कहाँ पर फैक्ट्री देखोगे, उधर हमने सुना है कि दुश्मन भी हैं हमारे, डच और पोर्चुगीज वगैरह, तुम पहले एक परमिशन तो लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप में से किसी ने बोला कि सर मेरे पास ना मतलब 5-10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, आप कोई बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट स्कीम बताओ मुझे कि कहाँ मैं अपने पैसों को लगाऊं, कहाँ मैं मल्टीप्लाई वगैरह करूं, और मुझे ऐसा ऐसा होटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने उनसे बोला कि तुम यहाँ पर वो खोल सकते हो। वो कह रहे कि बताओ यहाँ पर बालकनी कैसी होंगी, कितने कमरे बनेंगे, क्या क्या होगा, कौन कौन से गेस्ट को बुलाएंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे। मैंने कहा ये सब बातें तो ठीक है, पहले उस राज्य में जाकर, उसकी सरकार के पास जाकर, चीफ मिनिस्टर के पास जाकर इतने बड़े ज़मीन को खरीदने की परमिशन तो मांग ले, कागज़ वाले काम तो करवा ले पहले सरकारी ज़मीन के, दस्तावेज तो बनवा ले अपने कोर्ट वोट से, ऑर्डर वगैरह सारी की सारी चीज़ें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो करवा लो, तब जाके सपने देखना। बात समझ में आई? यही चल रहा है यहाँ पर। तो उसमें सक्सीड कौन हो गया पहली बार? थॉमस बेस्ट। और 1.5 हफ्ते वाला शाइनी निब्बा किसको बनाया गया था? वो शुक्ला जी की लड़की ने। हाँ ठीक है, आंसर भी दे रही कितने अच्छे थे। याद हो जाती लेकिन ऐसी चीजें नहीं शाइनी। तो कैप्टन निकोलस डाउंटन, उसके बाद ये ना पोर्चुगीज को हरा देता है 1614 में, इनके बीच में बैटल होता है। ये सब चीजें देखते हुए ना मुगल कोर्ट में अंग्रेजों की प्रशंसा बहुत होने लगती है। जहांगीर वगैरह से इनके दरबार में जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि सर जी ये जो आपने, याद है वो गोरी चमड़ी वालों को जो वो दिया था आपने परमिशन, तो जहांगीर कहता कौन? वो सर वही वो थॉमस बेस्ट आया था, वो सूरत में उसने आपसे परमिशन लेकर गया था। उसने कहा हाँ हाँ, उसने तो पोर्चुगीज़ को हरा दिया था। तो कोर्ट में ऐसी बातें चलती थी, सर पोर्चुगीज़ से सिर्फ वही नहीं और जगह पर हरा दिया, और जहाँ जहाँ पर वो हरा रहा है ना, तो सर उसको कुछ कहो मत, क्योंकि सर वो रेवेन्यू इतना हमारे पास पहुँचा रहे हैं जितना ये पोर्चुगीज़ भी नहीं पहुँचाते थे। ये तो हमारी छाती पे मूंग दल रहे थे इतने साल से, हमें तो पैसे से मतलब। तो जहांगीर ने कहा अनारकली से क्या करना है इनका? अनारकली बोली देखो हमें तो पैसों से मतलब, ताकि हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सके, चाहे वो इस गोरी चमड़ी से मिले या उस गोरी चमड़ी से, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मुगल एम्परर जो थे ना वो इंटरफेयर नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। बात समझ में आई आपको? थोड़ी बहुत साइकोलॉजी अपने पकड़ने की कोशिश करी। और जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। इसी को बोला जाता सलीम। आपने सुना होगा सलीम और अनारकली की जोड़ी, है ना? और तुमने तो गाना भी सुना होगा रागिनी, है ना, अनारकली डिस्को चली, है ना? इन 1615 सर थॉमस रो, इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा ल्यूसेंट वगैरह में, या वन मार्कर के फैक्ट्स जो आते हैं, कुंजी टाइप जो किताबें आती हैं, सर थॉमस रो, ठीक है। इसको जहांगीर की कोर्ट में भेजा था खुद इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स वन ने। ये आगरा में रहा, ठीक है, 3 सालों के लिए। शैनी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आगरा में इसने ताजमहल भी देखा होगा? क्यों? हाँ, है ना, वो ताजमहल बना है शाहजहाँ के टाइप पे, ठीक है। ही सक्सीडेड इन कंक्लूडिंग अ कमर्शियल ट्रीटी विद द एम्परर। जहांगीर के साथ इसने कमर्शियल ट्रीटी करी, यानी कि ट्रेड की और उस टर्म्स की। तो बिफोर द डिपार्चर ऑफ सर थॉमस रो, इसके जाने से पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश कर लिए थे सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में एंड भरूच में, जिसको आज के टाइम में भारूच बोला जाता है ना, भरूच, गुजरात में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शुरू में जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसका ध्यान ज़्यादातर, मतलब जो आप ये कह रहे हो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे प्रॉपर अभी नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कैप्टन जो ये यहाँ पर आए, जो परमिशन लेने आए,
इन्होंने सबसे पहले एक प्रकार से यहाँ पर अपना डेरा डालना शुरू करा वेस्टर्न कोस्ट पर। डेरा डालना शुरू करा, मैं कह रहा हूं। आपके दिमाग में पक्का एक क्वेश्चन आया होगा जो आप पूछने से कतरा रहे हो, सर वो एनसीईआरटी में हुगली रिवर के किनारे की फैक्ट्री का क्या? वो तो ईस्टर्न पे है। मैं लेकिन यहां पर बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल बेनिफिट्स की। अब बात क्लियर हुई? इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, बताओ। वेस्टर्न कोस्ट नहीं दिख रहा है सारा का सारा? बताना जरा। ट्रेडिंग सेंटर्स, आगरा को चलो थोड़ा हटा दो, लेकिन वैसे जनरली, और जितनी भी है शुरू शुरू में इन्होंने परमिशन मांगी सूरत वूरत के किनारे, जो मिल भी गई। हाँ, तो ऑन द कोस्टलाइन ऑफ बे ऑफ बंगाल इन्होंने अपनी 1611 में फैक्ट्री सेटअप करी, फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बना। उस टाइम पर गोलकोंडा किंगडम वहां पर था, लेकिन इनको अब फर्क नहीं पड़ता था। ये शुरू से ही ना कभी भी छोटे मोटे आदमी को नहीं पकड़ते थे। आपने एक चीज देखी इनकी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की एक चीज देखी, शुरू से ही छोटे मोटे रूलर्स को नहीं पकड़ते थे। ये डायरेक्ट भाई साहब बंदा चला रहा है, एटीट्यूड देखो। हाँ भाई, किससे मिलना है? जहांगीर से मिलना है। आधे लोग तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया उनका, सर वो पता नहीं कहाँ से शिप से चला है, वो कह रहा डायरेक्ट आपसे मिलना है। लोकल राजा से बात ही नहीं करता। लोकल राजा ने बोला कि मैं हूँ जहांगीर के अंडर काम करता हूँ। उसने बोला ऐसे लटकेले लोगों से बात नहीं करता, मैं अपने बाप को बुला जा। तो इन 1639 इंग्लिश एक मर्चेंट था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, इसने मद्रास को लीज पर ले लिया था फ्रॉम चिनप्पा नायक, जो कि रूलर था चंद्रगिरी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपनी फेमस फैक्ट्री बिल्ड करी जिसका नाम उन्होंने दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अंदर, जो कि उनका हेडक्वार्टर बन गया पूरे के पूरे ईस्टर्न बेल्ट के लिए, और पहला ऐसा फोर्ट जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बिल्ड करा गया हो। क्या आपको ये सारे फैक्ट कवर हो गए? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका फर्स्ट फोर्ट कौन सा? फर्स्ट फोर्ट कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज इनकी फैक्ट्री भी, इनका हेडक्वार्टर भी। फैक्ट्री को ही बोलते थे काइंड ऑफ ये फोर्ट, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी? फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश करी? फैक्ट्री वो तो ट्रेडिंग सेंटर था, मसूलीपट्टनम। किंग चार्ल्स टू जो था इंग्लैंड का, इसको बॉम्बे का आइलैंड मिल गया था दहेज के तौर पर फ्रॉम अ पोर्चुगीज राजा, जब उसकी शादी हो गई थी कैथरीन से, बेटी के साथ। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया था इस आइलैंड को एट एन एनुअल रेंट, कि इन्होंने बोला चार्ल्स टू को, हम आपको पैसा भिजवाते रहेंगे, आपका ससुराल ही है एक तरीके से, दहेज से अगर मिला है तो हम आपको हर साल 10 पाउंड भिजवाते रहेंगे। अब आप बोलोगे इतना कम? उस जमाने के हिसाब से देखो, एक तो ये रकम ज़्यादा थी, और फिर चार्ल्स टू को उन्होंने बोला सर जी खाली तो पड़ा हुआ है, और हमको ये आज से तो है नहीं कि आप हमें जानते नहीं हो, आपके देश के ही लोग हैं हम लोग। आप ब्रिटेन में रहोगे, ये इंडिया में खाली पड़ा हुआ है, हम दे तो रहे हैं आपको रेंट इसके ऊपर से, पूरे के पूरे आइलैंड में दीमक लग रही है, हमें दो तो, बदले में कुछ तो दे रहे हैं हम आपको। यार एक बात बताओ जरा मयूर, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हो, तुम कहो मुझे लीज पे चढ़ाना है, बंदे जब देखने आते तुम उसको इंट्रोडक्शन देते हो कि ये शमशान घाट है, कोई नहीं लेगा उसको। लेकिन एक पर्सन बोल रहा है कि खाली तो पड़ा हुआ है, मुर्दे ही तो आते हैं यहाँ पर, मैं इसके तुम्हें देता हूँ महीने के 10,000 रुपये।
तुम्हें लगा कि यार ये इस जगह के भी 10,000 मिल रहे तो ठीक है यार, आज 10,000 के 1,000 भी आ रहे हैं तो आ तो रहे हैं कम से कम कुछ। इन 1690 एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई एट सुतानुती बाय जॉब चार्नॉक। जमींदारी जो थी 3 गांवों की, जैसा कि हमने पढ़ा था ना एनसीईआरटी में, शायद याद होगा आपको, कलिकटा वाला फैक्ट। तो वो 3 गांव थे कौन से, देखो, सुतानुती, कलिकता जिसको बाद में कलकत्ता बोला गया, कोलकाता बनाई है, और गोविंदपुर। ये ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिए 1698 में। बाद में ये तीनों विलेजेस जो थे सिटीज में बन गए, कंबाइंड होकर इनटू सिटी ऑफ कलकत्ता। सुतानुती में जो इन्होंने फैक्ट्री जो बनाई थी उसको फोर्टिफाई करा इन्होंने 1696 में, और बाद में इस फोर्टिफाइड सेटलमेंट को 4 साल के बाद बोला गया फोर्ट विलियम। तो दूसरा फोर्ट आपको पता लग गया, ये भी अंग्रेजों, ये भी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का था। पहला फोर्ट ये देखो, फोर्ट सेंट जॉर्ज। दूसरा फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम बना कैसे, इसकी कहानी आप जान गए ना। पहले गांव लिए, कंबाइन करके सिटी बनी थोड़े सालों के बाद कलकत्ता, और फैक्ट्री जो थी वो बनी वहां पर। जब वो फोर्टिफाइड सेटलमेंट बना तो वो फोर्ट विलियम उसको नाम दे दिया गया। ली किससे मतलब लोकल रूलर्स, लोकल रूलर्स। प्रॉपर नाम और प्रॉपर क्रोनोलॉजी हम स्टैंडर्ड सोर्सेज में देख लेंगे किसने दी। और लोकल रूलर्स की बात भी नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट तो डीलिंग वहां से हो रही थी। लोकल रूलर्स तो मुझे टर्म बोलना भी नहीं चाहिए। मुगल एम्परर, राइट्स मिल गए थे, याद करो, रेवेन्यू राइट्स, है ना। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन गई। इंडिया वॉज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल टिल 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर था, और उसके बाद क्राउन रूल के अंडर हम लोग आ गए। डायरेक्टली जब ये लोग ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग मुगल एम्परर थे, जब वो मांगते थे कि हमें परमिशन चाहिए तो उनको आराम से मिल जाती थी। ठीक है, रेवेन्यू राइट्स आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद प्रॉपर तरीके से मिल गए थे। दीवानी राइट्स इनको कहा जाता है, शाह आलम 2, है ना। लेकिन उससे पहले जो उनको परमिशन थी, जिसकी वजह से बंगाल के लोकल नवाब रूलर्स काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते भी थे इनसे, हमने पूरी कहानी पढ़ी थी। वो इसी वजह से कि उनसे जवान कैसे लड़ाते थे, जवान इस फॉर्म में लड़ाते थे कि जा अपने बाप से पूछ करा, उसने दिया हमें परमिशन, हम तो रहेंगे यहाँ पर, क्या कर लोगे। ओके, समझ में आया। रिवीजन इसकी करनी पड़ेगी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सबको। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।